रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो भी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है इस चीज को। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में। मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत को आगे लेकर आएंगे। और दूसरे उनके डिसीजन देखें, उन्होंने स्टेटों को, फेडरेशन सही तरीके से काम कर रही है, स्टेटों को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भेजती है। और उसके बाद देखें जिस तरीके से उन्होंने 3-4 इंडस्ट्रियां हैं उनके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फार्मास्यूटिकल देख लें आप, उन्होंने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल में आगे जाएंगे, उन्होंने उसकी एक्सट्रीम पर गए। उन्होंने बॉलीवुड है, मूवीज की एक्सट्रीम पर जाते हैं। आईटी को उन्होंने आईटी हब बना दिए। और मैं आखिरी बात इस पे एक और ऐड चीज करूंगा कि अभी आप दुनिया में देखेंगे इसका इंपैक्ट भी। उन्होंने 10 साल में 11वें से पोजीशन से 5वें नंबर पर आए हैं। अभी आप आगे मजीद देखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इक़्तिदार और पैसे की बात की, मैं आपको यहाँ बताता चलूं और ये मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, क्योंकि इंडिया तो इस वक्त सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है और इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। हम चले एड की बात कर रहे हैं या अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि जिस तरह अफगानिस्तान में कितनी को हमारी वैल्यू है। डॉक्टर साहब, इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के 2nd रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलोन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन $159.9 बिलियन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है? और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें, मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में $120-25 मिलियन लगाएंगे। अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके? इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक, अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको, जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की, तो वो सारे इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। अब मैं वो छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने शुरू में 1947 में इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और फिर उनका झुकाव रशिया की तरफ था। रशियन आज भी भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीद रहा है रशिया के साथ। आज तेल भी ले रहा है तो रशिया से ले रहा है। तो वो रशिया के रिलेशनशिप क्योंकि नजदीक था रशिया और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया। वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो भी 20 साल 25 साल पहले खोला उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है इस चीज को। इसका मकसद यह है कि जमहूरियत इज, डेमोक्रेसी इज वर्किंग देयर। अब उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, एक तो हमारी सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, जिसका मुजाहरा आज भी आप देख रहे हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आती है तो वो कहता है मैं मुल्क की तबाह कर दूंगा, मुझे क्यों निकाला गया है? और क्योंकि उसको सियासी नशोनुमा नहीं है, कौम की सियासी नशोनुमा नहीं हो सकी, लोग जमहूरियत को समझ ही नहीं सके। आज वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बार बार शोर करता है कि शफाफ इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन कराओ। कल मरियम नवाज ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। उसने कहा सूबा सराहत की असम्बलियों से रिजाइन दो, पंजाब की असम्बलियों से रिजाइन दो, तो इलेक्शन तो मैंडेटरी हो जाएगा फिर। लेकिन वो अनोखा लाडला जो है वो कहता है मैं इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। अब कल भी उन्होंने अपने जलसे में कहा कि मैं काल दूंगा। काल देने से मुराद यही है कि अटैक ऑन इस्लामाबाद। तो इन वजूहात को, दूसरा मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, इकोनॉमीज हमेशा ग्रो करती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां झगड़े शुरू हो, जहां की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क हो, जहां पे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। यहां पे आजकल ममालिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको यही नहीं पता कि बात आपके सियासी सेटअप से करनी है या एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दुनिया आज तक कंफ्यूज है कि हुज रनिंग पाकिस्तान, वहां इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी?
अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास आज $10 बिलियन हो, आपने कहीं फैक्ट्री लगानी हो, तो आप किस एरिया में लगाना चाहेंगे? आप वहीं लगाना चाहेंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें कल को अगर आपके पास हाथ को मसला होता है, आपकी अदालतें आपको इंसाफ देगी। अगर ये सर्कमस्टांसेस, ये सूरत हाल मौजूद नहीं है, तो वहां कौन पैसे लगाएगा? वहां से तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी पैसे लेकर भाग रहे हैं, आप कहते हैं बाहर से पैसे आएंगे। आपके डॉलर महंगे होने की सबसे एक बड़ी वजह यही है। और मैं चीमा साहब अमेरिका में बैठा हूं, मैंने आपको शायद आपके पहले भी कहा था कि लेटली ऐसे ऐसे दोस्तों के मुझे फोन आ रहे हैं जो कि बहुत कामयाब थे पाकिस्तान में, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के टाइकून थे, जो उनके मुझे फोन आ रहे हैं कि हमें बताओ पैसा किस तरह पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है, ग्रीन कार्ड लेके हमने किस तरह अमेरिका में आके लेना है, हमें बताओ अमेरिका में जाएं या कनाडा में जाएं। तो ये अगर इस तरह हालात होंगे, आप मुझे, मैं सबसे, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो पाकिस्तानी बैंकों में पैसा अकाउंट रखने के हक में ही नहीं है। उनके सारा पैसा, आपकी जो रूलिंग एलीट है वो पैसा नहीं रखती पाकिस्तानी बैंकों में। उनकी एक टांग जो होती है लंदन या टोरंटो अमेरिका में होती है और दूसरी एक टांग वहां होती है। वो तो पार्ट टाइम के लिए जाते हैं। आपकी रूलिंग एलीट ही नहीं पैसा लगाना चाहती। आप देख लेंगे, अगर मैं किसी वक्त मैं सेगमेंट करूंगा, बल्कि बताऊंगा आपके रूलिंग एलीट के कारोबार कहां है, इनकी इन्वेस्टमेंट कौन कौन से ममालिक के अंदर है। तो उसके अंदर जब, और दूसरा आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा चीमा साहब, हमेशा जो मेरा मेरा सबसे बड़ा पैशन है, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में, मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म। वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत को आगे लेकर आएंगे। और दूसरे उनके डिसीजन देखें, उन्होंने स्टेटों को, फेडरेशन सही तरीके से काम कर रही है, स्टेटों को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, और उसके बाद देखें जिस तरीके से उन्होंने 3-4 इंडस्ट्रियां हैं उनके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फार्मास्यूटिकल देख लें आप, उन्होंने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल में आगे जाएंगे, उन्होंने उसकी एक्सट्रीम पर गए। उन्होंने बॉलीवुड है, मूवीज की एक्सट्रीम पर जाते हैं। आईटी को उन्होंने आईटी हब बना दिए। और मैं आखिरी बात इस पे एक और ऐड चीज करूंगा कि आगे अभी आप दुनिया में देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी। उन्होंने 10 साल में 11वें से पोजीशन से 5वें नंबर पर आए हैं। अभी आप आगे मजीद देखेंगे आप। अब वो मैं आखिरी बात जो ऐड करना चाह रहा था, उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, और उन्होंने तालीम इस तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से अपनी इंप्रूव की है। आपको दुनिया का हर मुल्क में देखेंगे कि जो भारतीय सिटीजन होंगे, दे विल बी प्लेइंग अ की रोल। हमारी लेबर जब जाती है तो हमारी लेबर अनस्किल्ड जाती है। आपके क्योंकि आपके अंदर तबाही है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ माइक्रोफोन, आप स्पीकर पे खड़े होकर कह देते हैं 1 करोड़ नौकरियां, वरना आपने 1 करोड़ नौकरियां खत्म की हैं। बच्चे भाग भाग के पैदल यूनान और यूरोप जा रहे हैं आपके, लेकिन अनस्किल्ड जाते हैं। बाहर के मुल्कों में भी मजदूरियां करते हैं लोअर लेवल की। भारतीय निकलते हैं, आईटी की तालीम लेकर जाते हैं, वीजे लेकर जाते हैं। तो तालीम लेकर जाते हैं तो उनका बाहर इन्फ्लुएंस होता है, वो सही तरीके से इंडियन डायस्पोरा बनता है। और आप सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हमारी बाहर से रिमिटेंस इतनी आ रही है, क्योंकि आप बच्चे अपने बेचते हैं। आप अपने बच्चे, अपने यूथ जो है ब्रेन ड्रेन के जरिए, आज भी मैंने आपको चैलेंज करता हूं, बैचलर डिग्री नहीं है, किसी अच्छी एसोसिएट डिग्री मुझे ले दें, किसी अच्छे, किसी के मैकेनिकल में आगे पीछे, बच्चा लेता जाता है, शाम को ऑस्ट्रेलिया कनाडा वो माइग्रेट कर जाता है। आपके पाकिस्तान में यूथ सिर्फ और सिर्फ वो बची है जिनको वीजे नहीं मिल रहे, या जिनके पास सोर्सेज नहीं बाहर जा सके, या फिर वो कारोबारी अमीर लोग हैं, उनके बिगड़े बच्चे हैं, उनकी भी कोई विल नहीं है, वो सारे पीटीआई के डीजे बट के मुरीद हैं सारे। तो आपका फ्यूचर, मैं और खासकर चीमा साहब, मैं इतना दुख के साथ ये कहूंगा, आपका फ्यूचर इतना बुरा नजर आ रहा है। आप अभी तो बच गए हैं डिफॉल्ट से, आईएमएफ के कहने से, हालांकि आपने कोशिश की है, सूबा सरहद के चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की है कि आप डिफॉल्ट हो, पंजाब के आपके लगारी साहब ने और इमरान खान ने कोशिश की है कि आप डिफॉल्ट हो आप, लेकिन बच गए आप। लेकिन आप डिफॉल्ट से बच नहीं सकेंगे आप। उसकी वजह यह है, आपकी तबाही जो है हर दीवार पे लिखी है। आपने $30 बिलियन 2 सालों में देना है, और इस फ्लड की वजह से आपका डिफॉल्ट लिखा जा चुका है। और आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, आपके किसी बच्चे की, किसी लीडर की, किसी इंस्टीट्यूशन की कोई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह बचाया जाए। और मेरी रीसेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, इनकी सेटलमेंट हो चुकी है सारे इदारों के साथ, और उनको रिलीफ भी मिलनी शुरू हो चुकी है। वो कहते हैं ये लिखा जा चुका था, अगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो तब भी खतरनाक है, और अगर बाहर रहे तो तब भी खतरनाक है। लेकिन मेरा ख्याल में इनके चांसेस बनते जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाने के, क्योंकि इदारे डर गए हैं इनसे। आपका हर इदारा कांप रहा है इनसे। इनको रिलीफ मिलना शुरू हो चुकी है, इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर हो,
क्या चीजें हो जा रही है। आपको पता ही इस्लामाबाद के अंदर इनकी मीटिंगों की सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं, और मीटिंग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना और फौरन उसके साथ रिलीफ आना और फौरन इनका टोन चेंज करना, ये सारी मेरे ख्याल में डील सेटल हो चुकी है। अब उसके जो है कायदो कवानीन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे कि कब और कैसे होना है। लेकिन अफसोस के साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही अब जो है वो मेरे ख्याल में अब वो टाली नहीं जा सकती। इट इज यू कैन सी इट फ्रॉम एवरीवेयर। सर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, जब ये क्योंकि आप ये फॉलो करते हैं मैं भी, जब शहबाज शरीफ पुतिन से मिल रहे थे, शहबाज शरीफ पुतिन से मिल रहे थे, और तो बहुत पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में ट्विटर पे ये बात हो रही थी, देखो जनाब इमरान खान ऐसे मिला था तो उसका मुंह मुरझाया हुआ था, शहबाज शरीफ मिला तो पुतिन हंस रहा है, और देखो बार बार पुतिन की और शहबाज शरीफ की तस्वीरें आ रही हैं, देखो तुम क्या इमरान खान बातें। क्या ये हमारी प्रायोरिटी है, या प्रायोरिटी ये होनी चाहिए डिस्कस क्या हुआ है, सब्सटेंस डिस्कस करनी चाहिए, जो हम लोग डिस्कस नहीं मिसिंग है हमारे पब्लिक डिस्कोर्स। और उसके मैं आपने जो बात की है कि आपकी कौम सीरियस क्यों नहीं हो रही है, आपके लीडर सीरियस है। अगर लीडर ही सीरियस नहीं है तो कौम किस तरह सीरियस होगी। लीडर ही जब कहते हैं कि सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं, फिर सैलाब को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया चीख रही है आपके लिए, लेकिन आपके जो लीडरान हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठे, उनकी प्रायोरिटी नहीं। पाकिस्तान की तरक्की आपकी लीडरशिप की प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की मेरा ख्याल अब आपके अवाम की भी प्रायोरिटी नहीं। और उसमें दो बड़े कंट्री जो समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका को किस तरीके से कार्नर करना है, वो दो बड़े कंट्री हैं, रशिया और चाइना। रशिया और चाइना ने, बल्कि इसमें बिलखसूस पुतिन साहब ने सारा फोकस रखा है कि किस तरीके से चाइना को खुश किया जाए, ताकि क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के इस सारे जो वॉर में चाइना ने उनको सपोर्ट भी किया और चाइना ने उनके साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की। और ये टोटल इसके अलावा उन्होंने किसी तीसरी चीज के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। सैलाब एक बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के अंदर, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान आप कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से बात करता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ डॉलर अटैच है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर से जितने डॉलर बढ़ रहे हैं, जो डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, डॉलर बढ़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वहां से सारे पैसे जो डॉलर है सारे अफगानिस्तान जा रहे हैं। पहले माजी के अंदर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जरिए बड़े पैसे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानियों को हमेशा उसी के ख्वाब नजर आते रहते हैं कि यार कहीं डॉलर आए तो चले, हो सकता है हमें भी मिल जाए, चले ना भी मिले तो हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ऊपर से उसका जो है वो प्रेशर उठे। हालांकि वो अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ अबैंडन कर चुका है, वहां के लोकल शहरी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इसमें बेशक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नफरत करते हैं। बल्कि परसों हादसा हुआ है, दो तीन हमारे फौजी शहीद हुए हैं उस एरिया के अंदर, और वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बॉर्डर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इस वक्त उनको अगर दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कतर कर रहे हैं, कतर कर रहा है उनको रिप्रेजेंट। और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकल सकते हैं। भारत जो है पहले भी वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन करता रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन करता रहा है, बल्कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के उन्होंने तोहफे में दी थी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। उनके ज़हन में यह डाल दिया गया है कि अफगानिस्तान की सारी मिजरी जो है, अफगानिस्तान की सारी मुश्किलात का जो एक ही सोर्स है वो पाकिस्तान है। और ये अफसोस वाली बात। और दूसरा, लेकिन एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने जिस तरह किया कि यूक्रेन की वार के अलावा उन्होंने कोई चीज किसी पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, जो कि ज्यादती है। हालांकि अगर रीजनल है, 8 कंट्रीज हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हर कंट्री के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। और लेकिन दूसरा, चीमा साहब, मैं अब जहां पे ये बताऊंगा कि आपने जो आइडिया ये दे रहे हैं कि यहां से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, यहां से बनाई जाए चीज, तो उसके हवाले से जो चाइना का सी पैक इस वक्त फेल हो चुका है, मेरे ख्याल में वो उसमें अब मजीद कोई भी मुल्क जो है उस पर पैसा या सोर्सेज अपने जाया करने पसंद नहीं करेगा अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस वो ये है कि कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है, और दूसरा अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी ने सारी दुनिया का बैलेंस खराब करके रख दिया है। अमेरिका ने जब से ये डिसीजन लिया है कि वो छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सिर्फ चाइना को कंटेन करेगा, सिर्फ चाइना के पीछे जाएगा, चाहे वो इंडो पैसिफिक बनाए, चाहे जितने क्वाड बनाते हैं, उनका टोटल फोकस इस वक्त चाइना पर है। चाइना की अपनी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुका था। तो उसके बाद जो एक नया सिलसिला बना, देखें यूक्रेन वार को अगर थोड़ी देर के लिए डिस्कस किया जाए तो यूक्रेन वार में अमेरिका चाहता था कि रशिया फंसे यूक्रेन के अंदर, जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका फंसता रहा, लेकिन वो उनको यूक्रेन की वार
सूट कर गई है रशिया को। रशिया का रूबल इतनी तेजी से ऊपर गया है जिसकी हद नहीं है। दूसरा, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का कि उनके यूरोपियन एलाइज जो है वो अमेरिका को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन वहां पे जो रशियन पाइपलाइन जिनको ओबामा सपोर्ट करता रहा था, वो पाइपलाइन रशिया ने जब बंद की है तो गैस की राशनिंग शुरू हो चुकी है और यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो क्रिपल करेगी जब रशिया बिल्कुल सारा सप्लाई, वो पाइपलाइन तो बंद हो चुकी है लेकिन मजीद यूरोपियन इकोनॉमी सफर करेगी, जिसकी वजह से यूरोपियन एलाइज जो है वो कांपते फिर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से उनकी रशिया की जो एम्बार्गो या सैंक्शंस हैं वो काम नहीं किए। वो मुसलसल अपना तेल बेच रहे हैं और उन्होंने तेल बेचकर दुनिया को इतना पैसा बना लिया है कि आप सोच नहीं सकते। ये यूक्रेन की वार उनको सूट कर गई है अमेरिकन रशियन इकोनॉमी। तो वो सिर्फ इस टोटल जो एक समझ लें कि ये जो एससीओ थी, इसका बॉटम लाइन क्या था। दोनों मुल्कों ने मिलकर, रशिया ने और चाइना ने सिर्फ यही इस एससीओ के जरिए कोशिश की है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस किस तरह रोका जाए, अमेरिका को किस तरीके से जो है स्नब किया जाए, और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी है, क्योंकि इस वक्त चाइना और रशिया का जो आपस में इत्तेहाद है, उनको अमेरिका की दुश्मनी सूट, दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है कि अमेरिका को कॉर्नर किया जाए, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब है। यूरोप जो है वो डायरेक्ट यूरोपियन एलाइज जिनको कभी अमेरिका ने सोशलिज्म से बचाया था, मार्शल प्लान दिया था, अब वो डायरेक्टली फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड डायरेक्ट रशिया से खुद बातें करते हैं अपने सोल्यूशन हल ढूंढने के लिए। अब हमारे पड़ोस में सेम लोगों का जिनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। यस, ऐसे ही बंगाली और भारत की बात करूं, अगर वो कर सकते तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? सही बात। लेकिन मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पे, और हमें तबाही पर लेकर आने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर हैं। इन सब के जो ये सारे लंदन बेस हैं, सारे टोरंटो, और लीडर ही नहीं सिर्फ आपकी, इसमें सारी रूलिंग एलीट है। आपकी तबाही में के लिए इन्होंने इत्तेहाद कर रखा है, और आप जिस हालात में पहुंच चुके हैं, देयर इज नो, वो कहते हैं देयर इज उसमें नो इसमें यू टर्न वाले हालात कोई नहीं अब आगे आ रहे। आगे जिस तरीके ये सैलाब का जो सिलसिला है, इसके बड़े बड़े बुरे इंपैक्ट होंगे, क्योंकि उसकी वजह मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप खुद ही, मैंने आपसे वो बारोड इकॉनमी है, और बारोड इकॉनमी तो ठीक है, चलो आपको कोई खैरात में तो मिलती है आगे पीछे, लेकिन दुनिया की इकॉनमी भी स्लगिश है। कोविड के बाद सप्लाई चेन नहीं दोबारा रिस्टोर हो रहा, फैक्ट्रियां दोबारा नहीं खुल रही है अभी तक दुनिया की। तो दुनिया, और दूसरा एक बात है कि जब आप खुद सीरियस नहीं होंगे तो दुनिया भी पीछे हट जाएगी ना। देखिए आज जिस तरह मैं बता रहा हूं कि लोग आपको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनको एतमाद नहीं आप पे। वो कहते हैं कि आप पैसे खा जाओगे, भाग जाओ। सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन जब पाकिस्तान के स्पीच देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को साथ कहना पड़ता है, भाई पैसे दोगे तो हम उसको साफ सुथराई के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, उनको भी पता है कि आप कोविड के पैसे भी जो है वो खा जाते हो, आप जल्जले के आप टीके लगा जाते हो। तो इस वक्त आपकी ना शोर्द ठीक है, ना अमाल ठीक है, ना आपको पॉलिसीज ठीक है। आप बहुत बुरे हालात में हैं, और आने वाले दिन मजीद बुरे होंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, और इंस्टीट्यूशन आपके जो है वो इस वक्त क्रिपल कर चुके हैं, और ना जुडिशरी के हालात हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट के हालात हैं, और टीटीपी आ चुकी है, स्वाद के अंदर उनका कब्जा होता जा रहा है, भत्ते वो मांग रहे हैं। बस आपके पास अब मैं मायूसी गुनाह है, लेकिन मैं वो पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा होपफुल नहीं हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई ठीक है, मतलब कि रशिया से ऑयल खरीद रहा है भारत, मतलब कि भारत ने, मतलब कि भाई अभी तक ऑयल खरीद रहा है, मतलब कि भाई अमेरिका ने कहा था कि भाई भारत अगर रशिया से ऑयल खरीदेगा तो भाई क्या बोलते हैं, ये वॉर में फंडिंग का, भारत वॉर में फंडिंग करेगा, तो भाई हम कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे भारत के साथ में, और भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, बहुत प्रतिबंध लगाएंगे। ये यूरोप का भी मतलब कि चाल चलन यही था। लेकिन भाई जब से मतलब कि भाई अमेरिका जंग में कूदा, मतलब कि भाई अमेरिका ईरान की जो वॉर हुई उसमें कूदा, तो भाई उसके बाद से भाई ऐसे मतलब कि ऑयल के प्राइसेस इतने हाइक पे गए ना, और भाई मतलब कि भाई $100 का भी भाई मतलब कि पर बैरल पे तेल चला गया, ठीक है, बस 100 ऊपर से ऊपर चला गया, उससे भी ऊपर। अब तो थोड़े कंट्रोल में है, इसलिए क्योंकि भाई अमेरिका ने फिर, जो अमेरिका कह रहा था कि भारत से कि भाई आप ऑयल मत लेना, आप बिल्कुल भी ऑयल मत खरीदना, अब भारत को ही कह रहा था भाई, वो अभी क्या बोलते हैं, अभी बीच में, अभी क्या बोलते हैं, 2-3 महीने पहले भारत से कह रहा था कि भाई अब आप ऑयल खरीदो, बेहिसाब ऑयल खरीदो, रशिया से ऑयल खरीदो, कहीं से भी जी मर्जी का ऑयल खरीदो। आप अगर ऑयल खरीदोगे तो भाई उससे क्या होगा ना, कंट्रोल में आ जाएगा, ऑयल कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब कि भाई जो प्राइस कंट्रोल में आ जाएंगे उसके, पर बैरल जो $100 से भी ऊपर जा चुका है ना, वो मतलब कि भाई कंट्रोल में आ जाएगा पैसा, ठीक है भाई साहब, पैसा कंट्रोल में आ जाएगा। तो भाई ये खेल हो रहा था, ठीक है भाई साहब। तो भाई क्या बोलते हैं,
इसी की वजह से ना भाई अब क्या हुआ है कि भाई अब जो तेल मतलब कि भाई अब तो चलो भाई अब जंग थोड़ी बहुत कम हुई हल्की फुल्की, लेकिन भाई अमेरिका ने तो कह दिया कि भाई जो अभी जंग जारी रखेंगे, मतलब कि भाई अभी क्या बोलते 2 महीने के लिए वॉर रुकी थी लेकिन फिर से चालू हो गई। लेकिन भाई भारत जो है ना अभी भी कॉन्टिन्यूसली भाई अभी भी ऑयल खरीद रहा है भाई। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि भाई भारत को रोक सके। भारत डंके की चोट पे करता है भाई जो चीज़ काम करता है, ठीक है भाई। सब अमेरिका कितना पीछे पड़ा रहा भाई, हाथ पांव सब जोड़ के देख लिए उसने, सारे जतन कर लिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया भाई, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि भाई इसके पीछे है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मतलब कि दूरदर्शी सोच भाई। अगर भाई हम अगर सस्ता तेल नहीं लेंगे तो भाई क्या अमेरिका बैठ के खिलाएगा क्या हम हमारी पाकिस्तान जैसी किस्मत नहीं है जो भाई साहब अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेच बेच के दुनिया से कर्जा मांग रखा है, दुनिया से पैसे ले रखे हैं। मतलब कि तब जब लगता है कि भाई पाकिस्तान डूब गया ख़त्म हो गया तो भाई उसके बाद में फिर इनको कर्जा मिल जाता है। तो भाई पाकिस्तान जैसी किस्मत नहीं है भाई, हम खुद कमाते हैं भाई, रोज़ कुआं खोदते हैं और भाई पानी पीते हैं, ये वाला सीन है भाई भारत के साथ में। तो भाई भारत खुद मुख्तार देश है भाई, भारत मतलब भाई जो मतलब कि भाई स्वतंत्र देश है, कुछ कहीं से भी कुछ भी खरीदने के काबिल हैं हम, और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व से हम कहीं से भी खरीदे भाई। अमेरिका कौन होता है हम पर प्रेशर डालने वाला? हम अमेरिका को तो नहीं कहते कि भाई तो आप यहाँ पे जंग मत करो, उसको ये मत कहो, ये मत भेजो, हथियार मत भेजो पाकिस्तान को, हम तो कभी नहीं कहते। यूरोप अब चुप बैठा है, यूरोप ने भी मतलब कि भाई बहुत भारत को सुनाया था, लेकिन भाई हमारे जो एस जयशंकर जी हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भाई साहब अच्छी अच्छी खरी खरी सुनाई है भाई। उन्होंने तो वो जो बोला था ना उन्होंने बयान अभी तक दिमाग में है कि भाई वेस्ट प्रॉब्लम इज़ नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है भाई साहब। ये जो चीज़ बोली थी ना भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। हाँ यूरोप ने हमें बहुत सुनाई थी, और हम तो कभी नहीं कहते थे कि भाई साहब यूरोप जो हथियार भेजता है वो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता, तो हम तो ये तो नहीं कहते भाई। हम ये नहीं कहते भाई साहब, ये भी नहीं कहते कि भाई साहब अमेरिका जो हथियार मतलब कि भाई F-16 दिए वो भारत के खिलाफ यूज़ करता है पाकिस्तान, हम तो नहीं कहते। लेकिन भाई ये भारत को भाषण देते हैं भाई साहब, इनकी मतलब कि भाई इनको जितना लपेटे में लिया जाए ना उतना कम है भाई। एस जयशंकर जी ना सही लपेटे में लेते हैं यूरोप और अमेरिका को, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उनका उद्देश्य था कि रूस की तेल से होने वाली कमाई हो ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़े, लेकिन रूस ने भी रास्ता निकाल लिया। उसने अपना तेल एशिया के बड़े खरीदारों को बेचना शुरू करा और भारत उनमें से एक महत्वपूर्ण खरीदार बना, ठीक है। अब यहाँ भारत की मजबूरी समझना बहुत ज़रूरी है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में तेल चाहिए। हमारे देश में जितना तेल इस्तेमाल होता है उसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। अब अगर कोई देश वही तेल कम कीमत पर उपलब्ध करा रहा हो तो भारत के सामने सवाल आता है कि क्या हम सिर्फ इसलिए महंगा तेल खरीदेंगे क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। भारत ने फैसला किया कि नहीं। भारत ने कहा कि उसकी ऊर्जा ज़रूरत है और आर्थिक हित सबसे पहले है, मतलब कि भारत की ऊर्जा ज़रूरत है और आर्थिक हित सबसे पहले है। रूसी तेल सस्ता मिल रहा था इसलिए भारतीय कंपनियों ने उसे खरीदना शुरू किया, ठीक है। अब अमेरिका के सामने एक मुश्किल स्थिति है, वह भारत को रूस से तेल खरीदना कम करने के लिए कह सकता था, लेकिन भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे अमेरिका सीधे आदेश दे सके। भारत अमेरिका का साझेदार है, लेकिन भारत अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। यही अंतर महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के साथ में संबंध भी रखता है, रूस के साथ भी और यूरोप के साथ भी रखता है, ठीक है, और दूसरे देशों के साथ भी संबंध रखता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत के लिए रूसी तेल खरीदने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि कम कीमत, ठीक है भाई, सबसे बड़े हमें डिस्काउंटेड रेट पर हमें तेल मिला। अगर भारत कम कीमत पर तेल खरीदता है तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगता। तेल से जुड़े हैं ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग। यानी तेल महंगा होगा तो बहुत सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। इसलिए भारत के लिए सस्ता तेल खरीदना सिर्फ व्यापार का फैसला नहीं था, ये आर्थिक सुरक्षा का भी मामला था, ठीक है। यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है। यहाँ यह कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं। अमेरिका ने भारत पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया। भारत की कंपनियाँ और तेल खरीद पर भी नज़र रखी गई। लेकिन समस्या ये थी कि भारत को पूरी तरह रोकना अमेरिका के लिए आसान नहीं था, क्योंकि भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी मतलब कि दुनिया की
भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। अगर एक देश से तेल नहीं आएगा तो भारत दूसरे देशों से खरीद सकता है तेल, ठीक है। अब पूरी तस्वीर सामने आती है कि यह सिर्फ भारत बनाम अमेरिका की कहानी नहीं, ये कहानी भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विदेश नीति कैसे चला रहा है। भारत अमेरिका से दोस्ती रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दों पर अमेरिका की बात मानी जाए, ठीक है। भारत रूस से तेल खरीद सकता है और साथ ही अमेरिका के साथ रक्षा तकनीक में सहयोग भी कर सकता है। यही यही आज की बदलती दुनिया की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। एक समय था जब दुनिया में कुछ बड़ी शक्तियां दूसरे देशों की विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती थी, और आज दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय हो रही है। और भारत इस बदलाव में अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का संदेश साफ है कि दोस्ती सबसे रखो, लेकिन फैसला अपने राष्ट्रीय हितों से करो। इसलिए भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिका के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है और यूरोप के साथ भी व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कहानी सिर्फ रूसी तेल की नहीं है, कहानी यह है कि भारत अब अपनी विदेश नीति के फैसले खुद लेने की क्षमता दिखा रहा है। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।